टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला था और उन्होंने ये कॉरपोरेशंस के जरिए किया था, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे याद है स्कूल में हमें रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन गिरोह की कहानी सुनाई गई थी। मेरे शिक्षक के हिसाब से ये एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी थी, जो अमीरों से पैसे छीनकर गरीबों में बांट देता था। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते थे, वो तो रॉबिन हुड को अपराधी मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए जमाना हो चुका है, लेकिन उसके अनुयायी आज भी जिंदा हैं। मैं अक्सर अब भी लोगों को कहते सुनता हूं, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए। ये अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटने की रॉबिन हुड फंतासी गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सबसे दुखदाई साबित हुई है। इसी रॉबिन हुड आदर्श की वजह से मध्यम वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों के कल्याण के लिए पैसे तो मध्यम वर्ग देता है, खास तौर पर उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालने की जरूरत है। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित डैडी शिक्षा के इतिहास के विशेषज्ञ थे, लेकिन मेरे अमीर डैडी खुद को टैक्स के इतिहास का विशेषज्ञ मानते थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बताया कि इंग्लैंड या अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। कभी कभार युद्ध का खर्च निकालने के लिए अस्थायी टैक्स लगा दिया जाता था। राजा या राष्ट्रपति बस ऐलान कर देता था और हर एक को अपना हिस्सा देने के लिए प्रेरित करता था। ब्रिटेन में सन 1799 से सन 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में टैक्स लगाया गया था। अमेरिका में सन 1861 से सन 1865 तक हुए गृहयुद्ध के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। सन 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। सन 1913 में अमेरिकी संविधान के 16वें संशोधन की मंजूरी के साथ ही इनकम टैक्स अमेरिका में भी स्थायी हो गया। एक जमाने में अमेरिकी टैक्स विरोधी थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने की वजह से ही बॉस्टन हार्बर की मशहूर टी पार्टी वाली घटना हुई, जिसने क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी दी। नियमित इनकम टैक्स का विचार जनता के गले उतारने में इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही लगभग 50 साल का समय लग गया। उन ऐतिहासिक तारीखों से हमें यह पता नहीं चलता कि ये दोनों टैक्स शुरुआत में सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं ये बात कभी ना भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का विचार इसलिए लोकप्रिय हुआ और बहुसंख्यक लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को यह बताया गया कि टैक्स सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसी कारण जनता ने कानून के समर्थन में वोट दिया और यह संवैधानिक रूप से कानून बन गया। हालांकि इसका इरादा अमीरों को सजा देना था, लेकिन अंततः ये उन्हीं लोगों के लिए सजा बन गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, गरीब और मध्यम वर्ग। एक बार जब सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो इसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वो सरकारी अफसर हैं और मैं पूंजीपति हूं। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता को तौलने के तराजू भी अलग अलग हैं। उन्हें पैसे खर्च करने और लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे मिलते हैं। वो जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितने ज्यादा लोगों को नौकरी देते हैं, उनका संगठन उतना ही ज्यादा बड़ा बनता है। सरकार में बड़े संगठन को सम्मान दिया जाता है। दूसरी ओर अपनी कंपनी में मैं जितने कम लोगों को नियुक्त करता हूं और जितने कम पैसे खर्च करता हूं, मेरे निवेशक मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं सरकारी लोगों को पसंद नहीं करता। प्रायः उनके लक्ष्य कारोबारी लोगों से भिन्न होते हैं।
जब सरकार में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें तनख्वाह देने के लिए पहले से ज्यादा टैक्स डॉलर्स की जरूरत होती है। मेरे शिक्षित डैडी सचमुच मानते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें जॉन एफ कैनेडी बहुत पसंद थे, खास तौर पर पीस कॉप का विचार। वो इस विचार को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वो और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉप के लिए काम करते थे तथा मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वो हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट बढ़वाने की कोशिश करते थे ताकि वो अधिक लोगों को नियुक्त कर सकें, शिक्षा विभाग की नौकरी में भी और पीस कॉप में भी। जब मैं 10 साल का था तभी से अमीर डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है। लगभग तभी से मेरे गरीब डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिन्हें सरकार को ज्यादा पैसा देना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में उपयुक्त तर्क दिए जा सकते थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था कि शहर के बहुत बड़े पूंजीपति के लिए काम करने के बाद एक ऐसे पिता के पास लौटूं जो एक शीर्ष सरकारी अफसर थे। ये तय करना आसान नहीं था कि किस डैडी की बात पर यकीन किया जाए। लेकिन जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा था, टैक्स सिर्फ इसलिए लागू हो पाए क्योंकि जनता अर्थशास्त्र के रॉबिन हुड सिद्धांत में यकीन करती थी। अमीरों से छीनो और बाकी सब में बांट दो। समस्या ये थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहां से ये नीचे खिसकने लगे। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा क्योंकि वो उन्हीं नियमों के हिसाब से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। अमीर लोग कॉरपोरेशंस के बारे में जानते थे जो समुद्री जहाजों के दिनों में लोकप्रिय थे। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा में संपत्ति के अपने जोखिम को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशंस का उपयोग करते थे। हर समुद्री यात्रा के लिए अमीर लोग अपना पैसा एक कॉरपोरेशन में डाल देते थे। फिर कॉरपोरेशन खजाने की तलाश में नए संसार की यात्रा करने के लिए जहाजियों को नियुक्त करते थे। अगर जहाज डूब जाता था तो जहाजियों की जान चली जाती थी, लेकिन अमीरों को सिर्फ उतने ही पैसे का नुकसान होता था जितना उन्होंने उस खास समुद्री यात्रा में निवेश किया था। अब ये रेखाचित्र दर्शाता है कि कॉरपोरेट तंत्र किस प्रकार आपके व्यक्तिगत इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाहर रहता है। कानूनी कॉरपोरेट तंत्र के ज्ञान की बदौलत अमीर लोग दरअसल गरीबों व मध्य वर्ग से बहुत अधिक लाभप्रद स्थिति में रहते हैं। चूंकि मुझे 2 डैडियों, एक समाजवादी और दूसरे पूंजीपति ने शिक्षा दी थी, इसलिए मुझे जल्द ही यह एहसास होने लगा कि पूंजीपति के दर्शन में ज्यादा आर्थिक समझदारी नजर आती है। मुझे ऐसा लगा कि वित्तीय शिक्षा की कमी के चलते समाजवादी अंततः खुद को ही सजा देते हैं। चाहे अमीरों से छीन लो के नारे लगाने वाली भीड़ कितने भी जतन कर ले, अमीर लोग हमेशा उसे हराने का कोई ना कोई तरीका खोज लेते थे। इसी कारण मध्यम वर्ग पर टैक्स लगे। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुराई सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि वो पैसे की शक्ति को समझते थे, एक ऐसा विषय जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवी वर्ग को किस तरह हराया? अमीरों से छीन लो। टैक्स जब एक बार पारित हो गया तो सरकारी तिजोरी में पैसा आने लगा। शुरुआत में लोग इस बात से खुश हुए और पैसा सरकारी कर्मचारियों के पास ये नौकरी और पेंशन के रूप में गया। अमीरों के पास ये उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी अनुबंधों से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, लेकिन समस्या उसके वित्तीय प्रबंधन की थी। हर सरकारी विभाग का लक्ष्य होता है कि उसे जो पैसा आवंटित किया गया है वो बचना नहीं चाहिए, बल्कि पूरा खर्च होना चाहिए। अगर आप अपनी आवंटित राशि खर्च नहीं कर पाते हैं तो अगले बजट में इसके कम होने का जोखिम रहता है। ऐसा होने पर आपको निश्चित रूप से कार्यकुशल नहीं माना जाता। दूसरी ओर पैसे बचाने के लिए कारोबारी लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है।
जब बढ़ते सरकारी खर्च का ये चक्र जारी रहा तो पैसे की मांग बढ़ गई और अमीरों पर टैक्स लगाओ के विचार को थोड़ा बदला गया और इसमें कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया। एक वक्त ऐसा आया जब इसमें वही लोग शामिल हो गए जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, यानी गरीब और मध्यम वर्ग। सच्चे पूंजीपतियों ने इससे बचने का तरीका खोजने के लिए अपने वित्तीय ज्ञान का उपयोग किया। वो कॉरपोरेशन की शरण में गए। जिन लोगों ने कभी कोई कॉरपोरेशन नहीं बनाया, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि दरअसल कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। कॉरपोरेशन सिर्फ एक फाइल फोल्डर है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज रहते हैं जो किसी वकील के ऑफिस में रखा रहता है और राज्य सरकार की किसी एजेंसी में पंजीकृत होता है। ये कोई बड़ी इमारत, फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जो बिना आत्मा वाला एक कानूनी शरीर बनाता है। इसका उपयोग करने से अमीरों की दौलत एक बार फिर सुरक्षित हो गई। कॉरपोरेशन इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दरों से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। अमीरों और गरीबों के बीच की ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है। जब भी और जहां भी कानून बनाए जाते हैं, ये युद्ध लड़ा जाता है और ये अनंत काल तक चलेगा। समस्या ये है कि इसमें जो लोग हारते हैं वो अज्ञानी होते हैं। वो जो हर दिन सुबह उठते हैं, नौकरी में मेहनत करने चले जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं। अगर वो बस इतना समझ लें कि अमीर लोग किस तरह खेलते हैं, तो वो भी इसे उसी तरह खेल सकते हैं। फिर वो भी पैसे की तंगी से आज़ाद होकर वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चल सकते हैं। इसीलिए मैं हर बार सिहर जाता हूं जब भी मैं किसी अभिभावक को अपने बच्चे को ये सलाह देते हुए सुनता हूं कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस व्यक्ति के पास पैसे की समझ या वित्तीय शिक्षा नहीं है, वो किसी सूरत में नहीं बच सकता, चाहे उसकी नौकरी कितनी भी सुरक्षित क्यों ना हो। आज अमेरिका का आम कर्मचारी सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए सरकार की खातिर 5-6 महीने काम करता है। मेरी राय में ये बहुत लंबा समय है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अमीरों से छीन लो का विचार उन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट किया था। जब भी लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप उसे सहन नहीं करते हैं, वो पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, शक्ति और संकल्प होता है जिसके दम पर वो परिस्थितियों को बदल सकते हैं। वो बस चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते हैं। इसके बजाय वो अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके तलाशते हैं। इसके लिए वो चतुर वकीलों और अकाउंटेंट्स को नियुक्त करते हैं। इसके लिए वो राजनेताओं को राजी करते हैं कि वो या तो कानून बदलें या फिर कानूनी छिद्र छोड़ें। परिस्थितियां बदलने के लिए वो अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। अमेरिका के टैक्स कानून में टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। इनमें से ज्यादातर रास्ते हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन उन्हें खोजते सिर्फ अमीर लोग ही हैं, क्योंकि वो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 1031 का मतलब है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता अगर वो उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले। रियल एस्टेट एक ऐसी पूंजी निवेश है जो टैक्स के क्षेत्र में बहुत लाभकारी है। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहेंगे, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून के तहत दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं, वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का बहुत बड़ा मौका गंवा देते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपनी बाह में सरकारी सुइयों को लगने देते हैं तथा रक्तदान चलने देते हैं। आज
मैं ज्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या देखकर लगातार सदमे में रहता हूं, जिसका कारण सिर्फ ये है कि वो सरकार से डरते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जिनका कारोबार किसी सरकारी गलती की वजह से बंद और तबाह हो गया। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन इस डर से बचने के लिए अगर आप जनवरी से मई तक काम करने की कीमत चुकाते हैं तो मेरे हिसाब से यह काफी ज्यादा कीमत है। मेरे गरीब डैडी ने कभी पलटकर लड़ाई नहीं की, मेरे अमीर डैडी ने भी नहीं की। उन्होंने तो बस खेल को ज्यादा चतुराई से खेला और उन्होंने ये कॉरपोरेशंस के जरिए किया, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको वो पहला सबक याद होगा जो मैंने अपने अमीर डैडी से सीखा था। उस वक्त मैं 9 साल का था और उनके बुलावे का इंतजार कर रहा था। मैं उनके ऑफिस में बैठा रहा और उनके बुलाने का इंतजार करता रहा। वो जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। वो चाहते थे कि मैं उनकी शक्ति पहचान लूं। वो चाहते थे कि मेरे मन में भी किसी दिन उतना ही शक्तिशाली बनने की इच्छा जागे जितने वर्ष मैंने उनसे सीखा और अध्ययन किया। वो मुझे हमेशा याद दिलाते रहे कि ज्ञान ही शक्ति है। पैसे के साथ जो भारी शक्ति आती है उसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको इधर से उधर धक्के मारता रहता है। अमीर डैडी माइक और मुझे लगातार याद दिलाते थे कि सबसे ज्यादा डरावना आदमी बॉस या सुपरवाइजर नहीं बल्कि टैक्स विभाग होता है। अगर आप प्रतिरोध नहीं करेंगे तो टैक्स विभाग आपसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करेगा। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कराने का पहला सबक शक्ति के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। एक बार जब हमें यह ज्ञान मिल गया कि पैसे के हमारे लिए काम करने में कितनी शक्ति है, तो इसके बाद वो चाहते थे कि हम वित्तीय दृष्टि से चतुर बने और किसी चीज या व्यक्ति को खुद को धक्के मारने की अनुमति न दें। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आपको ज्ञान है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास लड़ने का अवसर है। इसीलिए वो चतुर टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतने पैसे देते थे। सरकार को टैक्स देने के बजाय इन दोनों को पैसे देना सस्ता पड़ता था। उनका मुझे सिखाया सबसे अच्छा सबक यह था, चतुर बनो ताकि कोई तुम्हें इधर उधर धक्के न मार सके। वो कानून जानते थे क्योंकि वो कानून का पालन करने वाले नागरिक थे, और इसलिए भी क्योंकि कानून की जानकारी न होना महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप पलटकर लड़ने से नहीं घबराते हैं, भले ही आप रॉबिन हुड और उसके मैरीमैन गिरोह से लड़ रहे हों। मेरे उच्च शिक्षित डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी बड़े कॉरपोरेशन में कोई अच्छी नौकरी खोजूं। वो कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ने के लाभ गिनाते थे। वो ये नहीं समझते थे कि कंपनी के कर्मचारी की तनख्वाह पर पूरी तरह निर्भर रहकर मैं एक आज्ञाकारी गाय बन जाऊंगा जिसका जो चाहे दूध निकाल सकता है। जब मैंने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वो बस हंस दिए। उन्होंने इतना ही कहा, क्यों ना सीढ़ी के मालिक बन जाओ। बचपन में मुझे ये समझ में नहीं आया था कि खुद के कॉरपोरेशन का मालिक बनने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। ये एक ऐसा विचार था जो असंभव और भयावह लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, लेकिन मेरी अनुभवहीनता मुझे ये कल्पना नहीं करने दे रही थी कि किसी दिन वयस्क लोग मेरी बनाई हुई कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर मेरे अमीर डैडी नहीं होते तो मैं शायद अपने शिक्षित डैडी की सलाह पर ही चलता। अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉरपोरेशन का विचार जीवित रहा और मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। 15-16 साल की उम्र में ही मैंने जान लिया था कि मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जिसकी सलाह मेरे शिक्षित डैडी देते थे। मैं नहीं जानता था कि मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा जिसमें मेरे अधिकतर सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मेरी उम्र 25 के आसपास हुई
तब मुझे अमीर डैडी की सलाह में ज्यादा समझदारी नजर आने लगी। उस वक्त मैं मरीन कॉर्प से बाहर निकलकर ज़ेरॉक्स में काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब भी मैं अपने वेतन को देखता था मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियां बहुत ज्यादा होती थीं और मैं जितनी ज्यादा मेहनत करता था वो उतनी ही बढ़ती जाती थी। जब मैं ज्यादा सफल हुआ तो मेरे बॉस मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बात करने लगे। यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने कानों में अमीर डैडी की आवाज भी सुन सकता था। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? सन 1974 में जब मैं ज़ेरॉक्स का कर्मचारी था, तभी मैंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में पहले से ही कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन अब मैंने संकल्प ले लिया था कि इस कॉलम को ज्यादा बड़ा बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कटौतियों वाली तनख्वाह को देख देख कर मुझे अमीर डैडी की बरसों तक दी गई सलाह में ज्यादा समझदारी दिखने लगी थी। अब मैं देख सकता था कि अगर मैं अपने शिक्षित डैडी की सलाह पर चला तो मेरा भविष्य क्या और कैसा होगा। कई नियोक्ता महसूस करते हैं कि अगर उनके कर्मचारी उनके खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें तो ये उनके कारोबार के लिए बुरा होगा, लेकिन मेरे मामले में इसका उल्टा हुआ। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने और संपत्तियां बनाने पर ध्यान एकाग्र करने से मैं बेहतर कर्मचारी बन गया, क्योंकि अब मेरे पास एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आता था और मेहनत से काम करता था, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस वक्त भाव तेजी से बढ़ रहे थे और भारी दौलत कमाने की संभावनाएं मौजूद थीं। मुझे जितना ज्यादा एहसास हुआ कि हम भारी आर्थिक तरक्की की शुरुआती अवस्था में हैं, मैंने उतनी ही ज्यादा ज़ेरॉक्स मशीनें बेचीं। मैंने जितनी ज्यादा मशीनें बेचीं, मैंने उतने ही अधिक पैसे कमाए और जाहिर है मेरे वेतन से उतनी ही ज्यादा कटौतियां हुईं। ये प्रेरक था। कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलने के लिए मैं इतनी बुरी तरह बेताब था कि मैंने और ज्यादा मेहनत की ताकि मैं अधिक निवेश कर सकूं। सन 1978 तक मैं लगातार कंपनी के 5 शीर्षस्थ सेल्स पीपल में से एक बन गया था। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह से बेताब था। 3 साल से भी कम समय में हाल ये हो गया कि मुझे ज़ेरॉक्स में जितनी कमाई हो रही थी उससे ज्यादा अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से हो रही थी। अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में मैं जो पैसा बना रहा था वो मेरे लिए काम कर रहा था। उसके लिए मुझे दरवाजे खटखटाकर फोटोकॉपियर बेचने की जरूरत नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज्यादा समझदारी दिखने लगी। जल्द ही मेरी जायदाद से मिलने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली पॉर्श कार खरीद कर दी। ज़ेरॉक्स के बाकी सेल्स पीपल को लगा कि मैं अपने कमीशन खर्च कर रहा हूं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो अपने कमीशन का निवेश संपत्तियों वाले कॉलम में कर रहा था। मेरा पैसा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था। ज्यादा कर्मचारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और उसने अपने बॉस को एक नई पोर्श कार खरीद कर दे दी, वो भी टैक्स चुकाने से पहले के डॉलर से। मैं ज़ेरॉक्स के लिए ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। योजना काम कर रही थी और मेरी पोर्श कार इसका सबूत थी। अपने अमीर डैडी से मैंने जो सबक सीखे उनका इस्तेमाल करके मैं कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में सफल हुआ। यह उस बेहतरीन वित्तीय ज्ञान के कारण ही संभव हुआ जो मैंने अमीर डैडी के सबकों से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धि या वित्तीय आईक्यू कहता हूं, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह ज्यादा मुश्किल होती। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में सिखाता हूं कि वो मेरे ज्ञान से लाभ उठा सकें। मैं लोगों को याद दिलाता हूं कि वित्तीय आईक्यू में विशेषज्ञता के 4 व्यापक क्षेत्रों का ज्ञान शामिल होता है। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। अगर आप एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो ये एक अनिवार्य योग्यता है। आप जितने अधिक पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे
उतने ही ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत होगी, वरना आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। ये विवरण बाएं मस्तिष्क वाला हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने और समझने की योग्यता, जिसकी बदौलत आप किसी कारोबार की शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। दूसरा, निवेश। निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें वो रणनीतियां और फॉर्मूले शामिल होते हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क वाले हिस्से का उपयोग करते हैं। तीसरा, बाजारों को समझना। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। किसी निवेश के बुनियादी या आर्थिक पहलुओं के अलावा आपको बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है, जो भावनाओं से संचालित होते हैं। बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निवेश में समझदारी नजर आती है या नहीं। चौथा, कानून। अकाउंटिंग, निवेश और बाजार की तकनीकी योग्यताओं के समर्थन से कॉरपोरेशन विस्फोटक विकास कर सकता है। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों और सुरक्षाओं को समझता है, वो किसी कर्मचारी या छोटे व्यवसाय मालिक से ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है। इसमें उतना ही अंतर होता है जितना कि किसी चलने वाले और उड़ने वाले के बीच होता है। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में यह बहुत भारी अंतर होता है। टैक्स लाभ। कॉरपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यह टैक्स चुकाने से पहले खर्च कर सकता है। ये विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है। कर्मचारी कमाते ही टैक्स चुकाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाते हैं। कॉरपोरेशन कमाता है, जितने पैसे खर्च कर सकता है खर्च करता है, और अगर कुछ बचता है तो उस पर टैक्स चुकाता है। ये टैक्स कानून के सबसे बड़े छिद्रों में से एक है और अमीर लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन बनाना आसान है और इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, बशर्ते आपके निवेश अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। मिसाल के तौर पर अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने पर आप वेकेशंस मनाने के लिए हवाई जाते हैं और वहीं बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं। इस तरह कार का भुगतान, बीमा, मरम्मत और हेल्थ क्लब सदस्यताएं कंपनी के खर्च में डाल दिए जाते हैं। रेस्तरां में लिए गए ज्यादातर लंच या डिनर भी आंशिक खर्च ही होते हैं, लेकिन ये सारा खर्च टैक्स चुकाने से पहले कानूनी रूप से किया जाता है। मुकदमों से सुरक्षा। हम मुकदमेबाजी को पसंद करने वाले समाज में रहते हैं। हर कोई आपकी मेहनत से फायदा उठाना चाहता है। अमीर लोग मुकदमों से बचने और अपनी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए अपनी ज्यादातर दौलत कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का उपयोग करके छिपा देते हैं। जब भी कोई किसी अमीर व्यक्ति पर दावा ठोंकता है तो उसे पता चलता है कि वो कानूनी कवच पहने हैं और दरअसल किसी भी चीज का मालिक नहीं है। अमीर लोग हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु किसी चीज के मालिक नहीं होते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वो सरकार या अमीरों पर दावा ठोकने के शौकीन साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति गंवा बैठते हैं। उन्होंने ये रॉबिन हुड की कहानी में सीखा था, अमीरों से छीन लो और गरीबों में बांट दो। कॉरपोरेशन खड़ा करने का पूरा तरीका बताना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप किसी प्रकार की वैध संपत्तियों के मालिक हों तो जल्दी से जल्दी किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त लाभों और सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करें। इस विषय पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं जो विस्तार से इसके फायदे बताएंगी और कॉरपोरेशन गठित करने के लिए आवश्यक पायदानों की जानकारी भी देंगी। गैरेट सदन की पुस्तकें व्यक्तिगत कॉरपोरेशन की शक्ति का बखूबी वर्णन करती हैं। वित्तीय आईक्यू दरअसल कई योजनाओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूंगा कि ये पहले बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। अगर आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो संक्षेप में समझें, कॉरपोरेशंस वाले बिजनेस मालिक। वित्तीय आईक्यू दरअसल कई योग्यताओं और गुणों का मेल होता है। मैं कहूंगा कि ये पहले बताई गई 4 तकनीकी योग्यताओं का मिश्रण ही है जिनसे बुनियादी वित्तीय बुद्धि बनती है। अगर आप भारी दौलत की चाह रखते हैं तो इन योग्यताओं के समन्वय से आपकी वित्तीय बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। संक्षेप में इसको समझें, कॉरपोरेशंस वाले बिजनेस मालिक और कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और जब बचता है तो टैक्स चुकाते हैं। वहीं कॉरपोरेशंस के लिए काम करने वाले कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बचता है वो खर्च करते हैं। मेरी सलाह है कि आप अपनी संपत्तियों और कारोबारों के चारों तरफ कॉरपोरेशंस के सुरक्षा कवच के बारे में सीखें। इसे अपनी सकल वित्तीय रणनीति का हिस्सा बना लें। अध्ययन सत्र अध्याय 4 सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। सार, कई लोग रॉबिन हुड को नायक मानते हैं जो अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों को पैसे देता था। अमीर डैडी की ये धारणा नहीं थी, वो रॉबिन हुड को अपराधी कहते थे। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को पैसे देना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यह मध्यम वर्ग होता है जिस पर भारी टैक्स लगता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। ये कैसे होता है, ये समझने के लिए रॉबर्ट टैक्स का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में मूलतः कोई टैक्स नहीं था, केवल युद्ध जैसी चीजों के लिए कभी कभार अस्थायी टैक्स वसूल किया जाता था। सन 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। अमेरिका में वो भूमि जहां चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी प्रतिरोध हुआ था और क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी मिली थी, वहां सन 1913 में 16वें संशोधन की बदौलत इनकम टैक्स स्थायी बन गया। बहुसंख्यक लोग इन आदेशों के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि टैक्स शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन फिर हालात बदल गए। हालांकि इनकम टैक्स का उद्देश्य अमीरों को दंड देना था, लेकिन अंततः ये उन्हीं लोगों को दंडित करने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, गरीब और मध्यम वर्ग। अमीर डैडी ने समझाया कि वो और गरीब डैडी विपरीत ध्रुवों की तरह थे। गरीब डैडी सरकारी कर्मचारी थे और अगर वो अपने आवंटन को खर्च करते थे और लोगों को नियुक्त करके अपने संगठन को ज्यादा बड़ा बनाते थे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अमीर डैडी जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते थे और जितना कम खर्च करते थे, उनके निवेशक उनका उतना ही ज्यादा सम्मान करते थे। और जब सरकार फैलती है तो इसके समर्थन के लिए आवश्यक टैक्स डॉलरों की राशि भी बढ़ जाती है। गरीब डैडी को सचमुच ये विश्वास था कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने और रॉबर्ट की मां ने पीस कॉर्प में काम करते हुए मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया था। ज्यादा लोगों को नियुक्त करने के लिए वो हमेशा ज्यादा अनुदान और बजट की मांग करते रहते थे। रॉबर्ट के लिए ये एक चुनौती थी कि वो शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक की खातिर काम करें और फिर घर पर एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के पास जाएं। किस डैडी पर भरोसा किया जाए ये जानना आसान नहीं था, लेकिन जब रॉबर्ट ने टैक्स के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्हें एक रोचक चीज पता चली। जब सरकार की पैसे की भूख बढ़ी तो जल्दी ही मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया और वहां से ये नीचे की ओर खिसकता चला गया। लेकिन अमीरों ने एक अवसर देखा क्योंकि वो अलग नियमों से खेलते हैं। कॉरपोरेशंस जो समुद्री जहाजों के युग में लोकप्रिय हुए, टैक्स से बचने का तरीका प्रदान करते थे। कानूनी कॉरपोरेट तंत्र को समझने से अमीरों को एक भारी लाभ मिला और बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुर बनने की अनुमति मिली। सरकार का आदर्श ये है कि पैसे का अतिशेष नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी आवंटित राशि खर्च करने में असफल रहते हैं तो ये जोखिम रहता है कि आप इसे अगले बजट में गंवा देंगे। दूसरी ओर व्यवसायियों को पैसे बचाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब सरकार ने अपने आदर्श जारी रखे और ज्यादा पैसे खर्च करती चली गई तो ज्यादा टैक्सों की जरूरत पड़ी।
इस बार मध्यम वर्ग और अंततः गरीबों पर। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। ये दरअसल कोई चीज नहीं होती, ये कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। जो लोग उठकर अपनी नौकरी के लिए ऑफिस जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वो समझ सकें कि अमीर लोग खेल को कैसे खेलते हैं तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। समस्या ये है कि आप किसी नौकरी में जितनी ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। टैक्स अंततः उन्हीं लोगों को दंडित करते हैं जिन्होंने उनके पक्ष में पैरवी की थी। अमीरों को दंडित करने के प्रयास शायद ही कभी काम करते हों, क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके खोज लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता, अगर वो उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले तो। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहे, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून द्वारा दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं उठाते, वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। जब अमीर डैडी रॉबर्ट को मार्गदर्शन दे रहे थे तो उन वर्षों में वो उन्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ वो भारी शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको चारों ओर छकाता रहता है। टैक्स अधिकारी वो दबंग व्यक्ति होता है जो हमेशा ज्यादा ले लेगा, बशर्ते आप उसे लेने दें। अपने पैसे से अपनी खातिर काम कराकर उसे ऐसा ना करने दें। चतुर टैक्स परामर्शदाता और वकीलों की फीस चुकाने से फायदा होता है, क्योंकि ये सरकार को टैक्स देने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। कानून न जानना महंगा पड़ता है। लगभग 25 साल के आसपास जब वो मरीन कॉर्प से बाहर निकले और जेरोक्स के लिए काम कर रहे थे, तब रॉबर्ट निराश हुए कि उनके वेतन से कितना ज्यादा टैक्स कट जाता है। इससे वो 1974 में अपना पहला कॉरपोरेशन बनाने के लिए प्रेरित हुए। इससे वो रियल एस्टेट में निवेश करने की खातिर अधिकाधिक पैसा इकट्ठा करने की फिराक में अपने दिन की नौकरी में ज्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रोत्साहित हुए। वो जेरोक्स के शीर्ष सेल्स पीपल में से एक बन गए। 3 साल से भी कम समय में वो अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से इतना कमा रहे थे जितना जेरोक्स में काम करके नहीं कमा रहे थे। उनकी कंपनी ने उनके लिए उनकी पहली पोर्श कार खरीदी, जो इस बात का प्रमाण थी कि योजना काम कर रही थी। उन्होंने अमीर डैडी से जो सबक सीखे थे, उनकी बदौलत वो कम उम्र में ही उस चूहा दौड़ से बाहर निकलने में कामयाब हुए और वो यही करने में दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू या वित्तीय बुद्धि से ही ये संभव होता है। ये 4 चीजों से बनती है: अकाउंटिंग, वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की योग्यता, और किसी व्यवसाय की शक्तियों तथा कमजोरियों का आकलन करने की योग्यता। निवेश, पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान और रणनीतियां। बाजारों को समझना, मांग और पूर्ति का विज्ञान तथा बाजार की परिस्थितियां। और कानून, टैक्स लाभ तथा सुरक्षाएं। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में इन कानूनी लाभों को समझना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर कॉरपोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च कर सकता है, जबकि कर्मचारी पर पहले टैक्स लगता है और फिर ये बचे हुए पैसों से खर्च करता है। कॉरपोरेशन के लिए हवाई में बोर्ड मीटिंग, कार का भुगतान और बीमा तथा हेल्थ क्लब सदस्यताएं टैक्स से पहले के खर्चों में शामिल हो सकती हैं। कॉरपोरेशन मुकदमों से भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई किसी दौलतमंद व्यक्ति पर दावा ठोकता है तो उन्हें अक्सर कानूनी संरक्षण की कई परतें मिलती हैं और अक्सर ये पता चलता है कि वो दौलतमंद व्यक्ति दरअसल किसी चीज का स्वामी नहीं है। वो हर चीज को नियंत्रित करते हैं।
लेकिन किसी चीज के स्वामी नहीं होते। जो लोग वैध संपत्तियों के स्वामी हैं, रॉबर्ट उनसे कॉरपोरेशन के लाभों तथा सुरक्षाओं के बारे में ज्यादा पता लगाने का आग्रह करते हैं। गैरेट सटन की पुस्तकें सहायता कर सकती हैं। सारांश में, कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक पहला कमाते हैं, दूसरा खर्च करते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं। वो कर्मचारी जो कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, पहले कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं और फिर खर्च करते हैं। बाएं गोलार्ध का पल। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या संख्याएं पढ़ने की योग्यता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आप एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं, आप जितने ज्यादा पैसों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उतनी ही ज्यादा सटीकता की आवश्यकता होती है, वरना मकान भरभराकर गिर जाता है। दाएं गोलार्ध का पैसे को बनाता है का विज्ञान है। इसमें रणनीतियों और फॉर्मूलों की जरूरत होती है जो मस्तिष्क के सृजनात्मक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन पल। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। आपको किसी निवेश के फंडामेंटल या आर्थिक पहलुओं के अलावा बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावना से संचालित होते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसे कॉरपोरेशनों के जरिए खेला। अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य। वास्तविकता यह है कि अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगता है। यह तो मध्यम वर्ग है जो गरीबों के लिए भुगतान करता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। हर बार जब लोग अमीरों को दंडित करने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप नहीं मान जाते, वो प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास परिस्थितियों को बदलने के लिए पैसा, शक्ति और इरादा होता है। वो वहां पर चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हाथ में सौंप देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति किसी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों तथा सुरक्षाओं को समझता है, वो उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है जो एक कर्मचारी है या छोटे व्यवसाय का अकेला मालिक है। ये पैदल चलने और उड़ने जैसा फर्क होता है। कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स देते हैं और फिर बचे हुए पैसे पर जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। कॉरपोरेशन कमाता है, हर चीज खर्च करता है जो ये कर सकता है और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। ये उन सबसे बड़े टैक्स छिद्रों में से एक है जिसका उपयोग अमीर लोग करते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई गई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रश्न नंबर 1। क्या आप रॉबिन हुड के बारे में अमीर डैडी के आकलन से सहमत हैं कि वो एक अपराधी था? क्यों या क्यों नहीं? प्रश्न नंबर 2। क्या टैक्स ने सरकारी व्यय के साथ एक ज्यादा बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है? प्रश्न नंबर 3।
क्या आप सोचते हैं कि मध्यम वर्ग के सदस्यों और गरीब लोगों को इस बात का एहसास है कि टैक्स का बोझ उनके कंधों पर पड़ गया है? इसके आप क्या प्रभाव देखते हैं? प्रश्न नंबर 4, आपके विश्वास पूंजीवाद के झंडे तले आते हैं या समाजवाद के? सोचने के प्रत्येक तरीके के लाभ और हानियां क्या हैं? प्रश्न नंबर 5, क्या टैक्स चुकाने से बचने के लिए अमीर कॉरपोरेशनों के लाभ का इस्तेमाल करके सही काम करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर ज्यादा लोग इस सिस्टम को बेहतर समझ लें तो वो भी ऐसा ही कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 6, वो विशिष्ट तरीके कौन से हैं जिनसे आप अपनी संपत्तियों के लिए कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके लाभान्वित हो सकते हैं? शब्दावली की परिभाषाएं। 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के खंड 1031 का लोकप्रिय रूप, जो ये अनुमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी जमीन या मकान बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स चुकाने में विलंब कर सकता है अगर ये इसके बदले में ज्यादा महंगी जमीन या मकान खरीद ले। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज जो बिना आत्मा के एक कानूनी शरीर बनाता है। ये कोई बड़ी इमारत या फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। इसका इस्तेमाल करने से अमीर की दौलत सुरक्षित रहती है। वित्तीय आईक्यू, वित्तीय बुद्धि जो वित्तीय शिक्षा के फलस्वरूप आती है। उच्च वित्तीय आईक्यू वाले लोग अमीर बनने के लिए दूसरे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने और समझने की योग्यता, जिनसे आपको किसी व्यवसाय की शक्तियों और कमजोरियों को समझने की अनुमति मिलती है।